स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनेट पर। बेटा जी बात कर रहे हैं यहाँ पर किस चीज की, मानव जनन की, जिसमें चल रहा था हमारा क्या, मादा प्रजनन तंत्र, जो हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मादा प्रजनन तंत्र किससे बना हुआ है, क्या क्या चीजें थी। ठीक है, आज भी हम पढ़ने वाले हैं क्या, मादा जनन या मादा प्रजनन तंत्र, जिसमें ध्यान से सुनना, इस मादा प्रजनन तंत्र जो हमने ये पूरा पढ़ा था, पूरा मतलब इन द सेंस इस मादा प्रजनन तंत्र के भाग मैंने आपको बताए थे कि मादा प्रजनन तंत्र जो है वो 4 चीजों से बना हुआ था। कौन कौन सा? एक जोड़ी तो क्या था, अंडाशय, हमने पढ़ लिया था। एक जोड़ी क्या है, फैलोपियन नलिका, जो भाग है किसका, सहायक नलिकाओं का। याद करिए पिछले लेक्चर में बताया था क्या कि मादा जनन तंत्र किससे बना हुआ है, एक जोड़ी अंडाशय से, सहायक नलिकाओं से, सहायक ग्रंथि से और बाह्य जननेंद्रिय से, बताया था ना। जिसमें हमने एक जोड़ी अंडाशय पढ़ लिया था, फिर हम पढ़ रहे थे सहायक नलिका, जिसमें से हमने सहायक नलिका में पहली सहायक नलिका पढ़ ली थी क्या, फैलोपियन नलिका, ये हमने बात कर ली थी। अब सहायक नलिका 2 बच गई हैं, कौन, एक बच गया गर्भाशय और एक बच गया योनि, ये हम पढ़ेंगे। और फिर आखिरी में बात करेंगे किस चीज की, बाह्य जननेंद्रिय की। सहायक ग्रंथियां जो बच जाएंगी उसको हम कल करेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले एडवांस में बता दिया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या पढ़ चुके बेटा, हम अंडाशय पढ़ चुके थे। अंडाशय की आंतरिक संरचना में मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया था, बोला था अंड जनन में आएगा, लेकिन कुछ चीजें बताई थी, मीजोवेरियम, जर्म उपकला, अंदर स्ट्रोमा, ये हम पढ़ चुके थे, है ना। स्ट्रोमा 2 भाग में बटा हुआ था, वल्कुट और मध्यांश, ये बता दिया था। फिर हमने फैलोपियन नलिका पूरी पढ़ी थी, ये पूरी फैलोपियन नलिका पढ़ी थी, जिसके भाग बताए थे, याद करिए, कीपक जिसके पास उंगली नुमा संरचना, झालर, फिर बड़ा सा भाग तुम्बिका जहां पर होता है निषेचन, छोटा सा भाग जो गर्भाशय में जाकर खुल रहा था, कौन था बेटा जी, इस्थमस संकीर्ण पथ, ये हमने पढ़ लिया था। अब आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं गर्भाशय की, ये है गर्भाशय। ठीक है, आइए बिंदु दर बिंदु चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहला बिंदु, गर्भाशय में जो आपने याद रखना है क्या, कैसी संरचना होती है। ये आप सभी ने नाशपति देखी है, इस तरीके से होती है नाशपति, है ना। तो ये ऐसी तो नहीं दिख रही है, इसका उल्टी दिख रही है ना, उल्टी दिख रही है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि गर्भाशय कैसी होती है, ये उल्टी नाशपति के जैसी होती है। कैसी होती है बेटा, ऐसे लगता है जैसे उल्टी नाशपति रखी हुई है एक मादा शरीर के अंदर, उसके जैसी लगती है। कौन बेटा जी, ये आपका गर्भाशय, पहला बिंदु। दूसरा, गर्भाशय के और भी नाम है, ठीक है, क्या नाम है बेटा, इसे बच्चादानी या वुम्ब बोला जाता है। एक्चुअली वुम्ब वर्ड जो है ये अंग्रेजी से आया, जिसको हम वॉम्ब बोलते हैं। ठीक है, जिसका मतलब ही क्या होता है, एक क्षेत्र जहां पर कोई चीज वृद्धि करने वाली है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो गर्भाशय जो है, इसके अंदर बच्चा जो होएगा, शिशु जो होएगा, वो अंदर क्या करेगा, वृद्धि करेगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट, कितने बिंदु हो गए बेटा जी हमारे, 2। नेक्स्ट, तीसरा बिंदु जरा ध्यान से सुनना बेटा जी, ये जो गर्भाशय जो होता है, ये गर्भाशय कितने भागों से बना हुआ है, जैसे हम यूट्रस बोलते हैं, गर्भाशय को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, यूट्रस। गर्भाशय या यूट्रस, ठीक है, जिसे हम गर्भ भी बोल देते हैं, 3 भागों से बना होता है। कितने भागों से बना होता है, 3 भागों से। अब कौन कौन से 3 भाग है, आइए देखिए, ध्यान से देखना बेटा। वैसे तो उस डायग्राम में भी था, फिर भी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा।
देखिए ये जो गर्भाशय ये वाला, ठीक है, इस गर्भाशय में जरा सोचिए, ऐसी सेम टू सेम इधर से भी क्या आएगी, एक फैलोपियन नलिका इधर भी है, इधर भी होती है, दो होती है ना। इधर अंडाशय है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, गर्भाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ था किसके द्वारा, अंडाशय स्नायु के द्वारा, पिछले लेक्चर में बताया था आपको, ठीक है। अब जरा सोचिए ये जो गर्भाशय है ना, इसको हमने बेटा जी 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहला भाग ये वाला, फिर देखिएगा, फिर ये वाला, और बिल्कुल छोटा सा भाग ये वाला। यानी कुल मिलाकर हमने गर्भाशय को कितने भागों में बांट दिया बच्चों, 3 भागों में बांट दिया है। अब ये 3 भागों के नाम जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहला ये वाला सबसे ऊपरी भाग जो गुंबद आकृति का है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं बेटा सिंपल फंडस। सिंपली क्या नाम दिया है, फंडस, ठीक है। सबसे बड़ा भाग ये वाला भाग, सबसे बड़ा भाग किसका, गर्भाशय का, जहां पर बच्चा मुख्य रूप से वृद्धि करता है, इसे हम बोलते हैं काय, इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी। आप बोलेंगे सर फंडस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंडस ही बोलते हैं, लिख देता हूं फंडस, इसको काय। और सबसे आखिरी में जो छोटा सा भाग है ये कहलाता है बेटा जी ग्रीवा, इंग्लिश में बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। और ये सर्विक्स यहां तक का जो भाग था ये जाकर खुल रहा है किसमें बेटा जी, इस भाग में, और ये भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं योनि, वेजाइना, जो हमारी सहायक नलिका का तीसरा भाग है। कौन, योनि। 3 सहायक नलिका थी, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय और योनि। गर्भाशय पढ़ रहे उसी के साथ साथ योनि भी हम यहीं पर ही पढ़ेंगे, वेजाइना भी, ठीक है। अब देखना, ध्यान से सुनना बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, समझना। इस गर्भाशय के 3 भाग थे, सबसे पहला फंडस, दूसरा काय, तीसरा ग्रीवा, ठीक है। अब ये जो डंडे खींचे ना, इसका मतलब ये नहीं कि इस तरीके से डंडे होते हैं अंदर, नहीं, सिर्फ समझाने के लिए 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। गर्भाशय जो होता है, ध्यान से सुनना, ये जो गर्भाशय जो होता है इसके जो 3 भाग थे, तीनों भाग जो है, ध्यान से सुनना, ये तीनों भाग 3 स्तरों द्वारा, 3 लेयर से ढकी हुई है। दिख रहे हैं आपको, 3 यहां है, ऐसे ही 3 यहां भी होंगे और 3 यहां पर भी होंगे। आप चाहें तो इस डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए 3 दिख रही है आपको इस तरह, एक तो सबसे बाहर ये वाली, फिर बीच में ये वाली, और सबसे अंदर ये वाली। सबसे बाहर ये वाली, फिर भूरे रंग की, और फिर लाल रंग की। सबसे बाहर ये वाली, फिर भूरे रंग की, और फिर लाल रंग की, ठीक है। तो 3 स्तर मिल रही हैं, मैंने यहां पर दिखाई आपको। सबसे बाहर ये वाली, फिर ये वाली जो सबसे बड़ी है, और फिर ये अंदर वाली। तो टोटल 3 स्तरें मिल रही है किसमें, गर्भाशय जो है, जिसके 3 भाग थे, 3 भाग हैं, और तीनों भागों में 3 स्तरें मिल रही है, यानी गर्भाशय 3 स्तर, गर्भाशय में क्या मिल रही है, 3 स्तर मिल रही है, ठीक है। अब इन तीनों स्तर का नाम जरा ध्यान से सुनना। सबसे बाहर जो है, ये सबसे बाहर, जिसका नाम है परी गर्भाशय भित्ति। क्या नाम है बच्चों, परी गर्भाशय भित्ति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमेट्रियम, याद रखना। क्या नाम है, परी गर्भाशय भित्ति, पेरीमेट्रियम, जिसका कार्य क्या है, अंदरूनी
चीजों को सुरक्षा देना। सोचिए, सबसे बाहरी जो स्तर होता है उसका कार्य क्या होता है? जो भी अंदर मिल रहा है उसको सुरक्षा देना। यानी ये क्या प्रदान कर रही है? सुरक्षा। ठीक है। अब दूसरी, इसके नीचे या अंदर की तरफ जो दूसरी सबसे बड़ी है, ध्यान से सुनना, कौन सी है? गर्भाशय पेशी स्तर। क्या नाम है? गर्भाशय पेशी स्तर, जिसको हम मध्य गर्भाशय भित्ति भी बोलते हैं। मध्य गर्भाशय भित्ति भी बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मायोमेट्रियम। ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, आइए ध्यान से सुनिए। पेरीमेट्रियम, जिसका कार्य क्या है? अंदरूनी चीजों को सुरक्षा देना। सोचिए, सबसे बाहरी जो स्तर होता है उसका कार्य क्या होता है? जो भी अंदर मिल रहा है उसको सुरक्षा देना। यानी ये क्या प्रदान कर रही है? सुरक्षा। ठीक है। अब दूसरी, इसके नीचे या अंदर की तरफ जो दूसरी सबसे बड़ी है, ध्यान से सुनना, कौन सी है? गर्भाशय पेशी स्तर। क्या नाम है? गर्भाशय पेशी स्तर, जिसको हम मध्य गर्भाशय भित्ति भी बोलते हैं। मध्य गर्भाशय भित्ति भी बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मायोमेट्रियम। ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, आइए ध्यान से सुनना। देखिए, क्या पढ़ रहे थे? मध्य गर्भाशय भित्ति। कौन सी? ये वाली मध्य गर्भाशय भित्ति, ये जो बीच वाली है, जो सबसे बड़ी है, याद रखना, भूल मत जाना। ये जो स्तर जो है ये सबसे बड़ी है, ये वाली जो है सबसे बड़ी है। ठीक है। अब देखिए, मैं इसके बारे में कुछ चीजें बताने वाला हूं। किसके बारे में? मायोमेट्रियम के बारे में। ध्यान से सुनना बेटा। आप में से अगर किसी ने ये वर्ड सुना है मायोलॉजी, तो याद रखना, लॉजी जहां पर भी वर्ड आ जाए, लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो मायोलॉजी क्या होता है? तो मायोलॉजी का मतलब होता है क्या? मांसपेशियों का अध्ययन। याद रखना, किसका? मांसपेशी का अध्ययन। अब आप मुझे बताएं, मांसपेशी नाम तो सुना ना? मसल्स होती है ना बेटा, हमारे मसल्स होते हैं ना शरीर में। तो जरा सोचिए, उन्हीं मांसपेशियों का, जिनको हम शॉर्ट में पेशी भी बोल देते हैं, मसल्स को हम पेशी भी बोल देते हैं या मांसपेशी भी बोल देते हैं, तो पेशियों का या मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। ठीक है। अब आप बोलेंगे ये यहां पर कहां से आ गया? तो जरा देखिए, यहां पर वर्ड आ रहा है मायो। कहीं पर भी अगर वर्ड मिल जाए ना बायो में, मायो मतलब क्या होएगा? क्या याद रखना? क्या? मांसपेशी। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये जो स्तर जो है, कौन सी? मध्य गर्भाशय भित्ति, या नाम में ही आ रहा है गर्भाशय पेशी स्तर, किससे बनी हुई है? सीधी सी बात याद रखनी है आपने, क्या कि ये जो बिंदु मैंने बताया था ये तो अलग था, कि जो गर्भाशय पेशी स्तर है, गर्भाशय पेशी स्तर जो है वो किससे बनी हुई है? मांसपेशियों से। किससे बनी हुई है बेटा? मांसपेशियों से बनी हुई है। कौन? गर्भाशय पेशी स्तर। मेरे ख्याल से इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना। आप पूछेंगे सर कार्य क्या कर रही है? कार्य क्या कर रही है? इसमें मसल्स मिल रही हैं, पेशियां मिल रही हैं। ठीक है। कार्य क्या कर रही है? आप मुझे बताएं, सोच समझकर मुझे बताना बेटा। अंदर बच्चा वृद्धि करता है ना? गर्भकाल जो होता है मनुष्य का, वो कितने महीने का होता है? 9 महीने का होता है। 9 महीने के बाद क्या अंदर ही रहेगा बच्चा? अंदर ही फलता फूलता रहेगा? नहीं ना, बाहर आएगा। अब बाहर धकेला जाएगा किसको? बच्चे को। बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। खुद माता, मदर उस बच्चे को बाहर निकालेगी कैसे?
जब उस माता के इस गर्भाशय में होंगे बहुत तेज क्या संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन होंगे। तो ये जब संकुचन होंगे, अंदर बच्चा है, उस बच्चे को बाहर निकालना है, यहां से बाहर आएगा। तो जब संकुचन होंगे तो इस काय में बच्चा पल रहा था, इस काय वाले भाग में बच्चा था। अब जब यहां पर ये जो मध्य गर्भाशय भित्ति जो है, यहां से इधर से ऊपर से धकेलेंगी इसको, किसको, बच्चे को नीचे, बाहर निकल, निकल जा, बाहर दुनिया में जा, मतलब दुनिया में आ बालक, जल्दी से आ। तो ये बच्चा बाहर आएगा या नहीं आएगा? तो बच्चे को बाहर लाने के लिए, बच्चे को जन्म लेने के लिए कहीं ना कहीं गर्भाशय में जो संकुचन होते हैं वो किसके कारण होते हैं? इस स्तर के कारण। तो इस स्तर का कार्य क्या था जरा सोचिए। क्या जन्म के दौरान गर्भाशय में संकुचन पैदा करेगी या नहीं पैदा करेगी? क्या बोला हमने? इस स्तर का कार्य क्या था? जन्म के समय गर्भाशय भित्ति में संकुचन पैदा करेगी। क्या पैदा करती है बेटा? संकुचन, जिससे बच्चा बाहर आएगा। सिंपल सा था। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इधर एक और चीज देखना, ध्यान से सुनना। बच्चा जब यहां से बाहर आएगा तो कहां से होता हुआ आएगा? जरा सोच समझ कर मुझे बताएं। काय में तो वो था, इसमें काय में था ना वो। सोचिए ये बच्चा इस काय में पल रहा था, काय वाले भाग में, किसके? गर्भाशय का जो बड़ा सा भाग था काय, इसमें पल रहा था। अब ये काय से होता हुआ जब बाहर आएगा तो कहां से आएगा? जरा सोचिए, दिमाग लगाएं। किस में आएगा? ग्रीवा में। ऐसे इधर से भी भित्तियां होंगी, ठीक है। ये वाला भाग कौन सा था? ग्रीवा था। अब ग्रीवा के अंदर जो जगह है, ये जो नली है, ये ग्रीवा के अंदर ये जो जगह है, इसे हम क्या बोलेंगे? ग्रीवा नाल। ग्रीवा नाल, नाल का मतलब नली का। तो ग्रीवा ये भाग है और इसके अंदर जो नली है वो क्या कहला रही? ग्रीवा नाल। इस ग्रीवा नाल से होते हुए बच्चा किस में आएगा? योनि, और योनि से आ जाएगा बाहर। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, सोचें। ये दोनों ग्रीवा और योनि की नाल, योनि की नली का, योनि का ये वाला खाली जगह और ग्रीवा की ये खाली जगह, क्या ये दोनों मिलकर जन्म नाल कहलाएंगी या नहीं कहलाएंगी? सोचना। क्योंकि इन दोनों नाल से होते हुए ही तो बच्चा कहां आ रहा है? बाहर आ रहा है। तो याद रखना, क्या बेटा जी? स्टार बनाकर लिख रहा हूं। क्या? ग्रीवा नाल प्लस योनि में जो नाल है, वो दोनों मिलकर क्या कहला रही हैं? जन्म नाल। क्या कहला रही बच्चों? जन्म नाल, जिसको हम बर्थ कैनाल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यही वो दो नलिकाएं हैं, ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये वो क्षेत्र है जिससे होते हुए बच्चा कहां आएगा? बाहर आएगा। तो ये भाग, ये पूरी नलिका क्या कहला रही है? आपकी जन्मनाल। तो जरा सोचिए, मैंने लगे हाथ दोनों चीजें बता रहा हूं। देखिए, गर्भाशय के जो भाग है वो भी बताया, ऊपर गुंबद आकृति का फंडस, फिर काय, काय में बच्चा वृद्धि कर रहा था, फिर उसके बाद ग्रीवा, ग्रीवा के अंदर नाल, योनि, योनि के अंदर भी खाली जगह उसकी नाल। हमने बोला गर्भाशय के 3 स्तर, सबसे बाहर वाली गर्भाशय भित्ति, परिगर्भाशय भित्ति, जो सुरक्षा दे रही थी। क्या दे रही थी? सुरक्षा दे रही थी अंदरूनी भागों को। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट गर्भाशय पेशी स्तर या मध्य गर्भाशय भित्ति, जो मायोमेट्रियम कहला रही थी, जो किससे बनी हुई है? मांसपेशियों से हमने बात करी। और ये मांसपेशियां जन्म के समय, जब गर्भकाल पूरा हो जाएगा, जब बच्चा अंदर फैल नहीं पाएगा, जब बच्चे को घुटन होएगी, तो माता जो है इस बच्चे को बाहर धकेलेगी। और जब बच्चा बाहर धकेला जाएगा तो धकेलने के लिए इन भित्तियों में
इस तरीके से संकुचन पैदा करना पड़ेगा, और वो करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये वाली स्तर, ठीक है, जिससे बच्चा बाहर आएगा। जिस नलिका से बाहर आएगा उसको हमने बोला जन नलिका, जो कौन बना रही है? ग्रीवा की नल और योनि, ठीक है। अब सबसे अंदर वाली स्तर बेटा जी, 2 स्तरें हो गई ना, 3 स्तरें थी ना गर्भाशय की। सबसे अंदर वाली जो स्तर है, ध्यान से सुनना, तीसरी जो स्तर है उसका नाम क्या है? गर्भाशय अंतःस्तर। क्या बोलते हैं बेटा जी? गर्भाशय अंतःस्तर, जिसको हम एंडोमेट्रियम भी बोलते हैं। अब ये ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गर्भाशय अंतःस्तर जो होती है, एंडोमेट्रियम जो होती है, हमारे बुक्स में ना सीधा सीधा लिखा होता है कि इसमें चक्रीय परिवर्तन होते हैं। क्या लिखा होता है? इसमें, इस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। अब क्या मतलब होता है? इसको हम बोलते हैं साइक्लिकल चेंजेस। अब देखिए, चेंज का मतलब तो आपको पता है कि कुछ परिवर्तन हो रहा है। साइक्लिकल का मतलब, चक्रीय का मतलब, चक्र क्या होता है? जरा सोचिए, ये चक्र है, यहां से स्टार्ट होएगा और यहीं पर आकर खत्म हो जाएगा, फिर चालू होएगा, फिर खत्म होएगा, फिर चालू होएगा, फिर खत्म होएगा। यानी जो स्टार्ट होएगा वही क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। ये होता है एक चक्र। अब चक्रीय परिवर्तन का मतलब क्या होएगा? ध्यान से सुनना। आपको याद आ रहा है, मादाओं में, स्त्रियों में, मनुष्यों में एक चक्र होता है जिसका नाम होता है आर्तव चक्र। होता है? बताया था या नहीं बताया था? बोला था ना। महिलाओं में एक लैंगिक चक्र होता है जिसका नाम होता है आर्तव चक्र। बोला था ना। अब बेटा, आर्तव चक्र के दौरान ध्यान से सुनना क्या होने वाला है। ये पढ़ने से पहले एक चीज जरा ध्यान से सुनना। ये गर्भाशय अंतःस्तर जो थी, एंडोमेट्रियम जो थी, जिसमें चक्रीय परिवर्तन होने वाले हैं बेटा जी, ये अत्यधिक संवहनीय है। अत्यधिक संवहनीय है। अब संवहनीय का मतलब क्या होता है? संवहन का मतलब क्या होता है? बहना किसी चीज का। अब आप बोलेंगे यहां पर संवहन, यहां पर कौन बह रहा है? तो बेटा रक्त नलिकाएं होती हैं इसके अंदर। यानी ये जो स्तर होती है ना, ये स्तर, ये वाली, और पीछे ले चलता हूं, ये लाल वाली जो दिखाई दे रही, जानबूझ के लाल दिखाई गई है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रक्त नलिकाएं हैं। क्या है बेटा जी? इसके अंदर ये जो बिल्कुल अंदर वाली है, इसके अंदर मिल रही है क्या? रक्त नलिकाएं। भूलना नहीं है आपने, क्या मिल रही है इसमें? रक्त नलिका। जरूर याद रखना, ठीक है, जिसमें रक्त बह रहा है। अब हमने बोला कि साहब ये जो अंदर वाली स्तर है, इसमें हो रहे हैं चक्रीय परिवर्तन। यानी क्या मतलब है? यहां पर ध्यान से सुनना। हमने बोला मादाओं के अंदर, फीमेल्स के अंदर, स्त्रियों के अंदर कहीं ना कहीं एक चक्र होता है, एक लैंगिक चक्र होता है जिसका नाम होता है आर्तव चक्र। बेटा जी, इस चक्र में ना, ध्यान से सुनना, ये जो एंडोमेट्रियम होती है ना, ये एंडोमेट्रियम टूटती है। क्या होती है? एंडोमेट्रियम टूटती है, और टूटने के बाद फिर बनती है, फिर टूटती है, फिर बनती है। यानी जरा सोचिए, ये जो एंडोमेट्रियम, ये जो एंडोमेट्रियम है, ये वाली, ये वाली, ये वाली जो एंडोमेट्रियम है, ये क्या हो रही है बच्चों? टूट रही है, टूटती है, ठीक है, फिर बनती है। फिर जैसे ये चक्र जो होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? याद करिए, आर्तव चक्र को हमने क्या बोला था? मासिक चक्र। जो जब आएगा तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सा, एक फीमेल में एक चक्र होता है जिसमें, ध्यान से सुनना, जो कितने दिनों का होता है? लगभग 28 से 29 दिनों का होता है। यानी आमतौर पर मैं क्या बोलता हूं? 1 महीने का, लगभग 1 महीना हो गया ना, इसलिए क्या बोलते हैं? मासिक चक्र। अब इस चक्र में ध्यान से सुनना, इस चक्र में जो मंथली होता है, हर मंथ होता है एक फीमेल में, इस चक्र में हर महीने क्या हो रहा है? ये एंडोमेट्रियम टूटती है, फिर अगले चक्र में फिर बनती है, फिर टूटती है, फिर अगले चक्र में फिर बनती है, टूटती है ना।
अब जरा सोचिए, इतना तो आपको समझ में आ गया क्या कि बेटा ये जो आर्तव चक्र मासिक चक्र हो रहा है, जो 28 से 29 दिन का ये जो लैंगिक चक्र हो रहा है, जहां पर चक्रीय परिवर्तन नहीं आ रहे, सोचिए एक चक्र के रूप में परिवर्तन आ रहे, टूटती है बनती, टूटती है बनती है ना। अब जरा सोचिए, दिमाग लगाए, क्यों टूट रही है, कौन बना रहा है, फिर क्यों टूट रही है, कौन बना रहा है। आएगा ना मन में प्रश्न, आएगा ना कि सर टूट क्यों रही है, और अगर टूट गई है तो बना कौन रहा है। ठीक है, अब इसका आंसर जो है वो मैं अभी आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आप हो जाएंगे कंफ्यूज, क्योंकि जब आएगा ना कौन आर्तव चक्र जब आएगा तब वहां पर हम बात करेंगे कि भैया कौन तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। अभी मैं आपको सिर्फ इतना सा बता रहा हूं कि टूटती क्यों है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन बना कौन रहा है ये मैं आपको भी बता देता हूं। ध्यान से सुनना, इसको समझने के लिए देखिएगा बेटा जी, यहां पर इसको समझने के लिए देखिएगा, यहां पर ध्यान से सुनना। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, समझना बेटा, एक उदाहरण मैं आपको देने वाला हूं, समझना। क्या, देखिए एक मेरा घर है, सुनना, एक मेरा घर है और उस घर को, ध्यान से सुनना, उस घर को मैंने अभी अभी बनवाया है। ठीक है, मेरा एक घर है, उसको मैंने अभी अभी बनवाया, एक नया घर मैं बनवा रहा हूं, मैंने जमीन खरीदी, अब उस पर मैं अपना घर बना रहा हूं। तो जरा सोचिए, वो घर की जो दीवारें हैं वो कौन बनाएगा, मैं कि मजदूर बनाएगा। सिंपल सा प्रश्न, कौन बनाएगा, मजदूर बनाएगा। यानी दीवारें कौन बनाएगा, बनाएगा मजदूर। निर्माण कौन करेगा, निर्माण कौन कर रहा है, मेरी घरों की दीवारों का निर्माण कौन कर रहा है, मजदूर कर रहा है। चलो, अब मजदूरों ने दीवारें बना दी हैं, मेरा घर तैयार हो चुका है। अब उस घर में मैं रह रहा हूं, मजदूर तो नहीं रह रहा ना, मैं रह रहा हूं। अब जरा सोचिए, वो जो दीवारें हैं उनकी पूरी जिंदगी भर मरम्मत कौन करवाता रहूंगा, मैं करवाता रहूंगा, या उस दीवार को बनाए कौन रखेगा, उसको कौन बनाए रखेगा कि वो टूटे ना, मैं ना। मकान मालिक क्या करता है, निर्माण तो नहीं करेगा ना, खुद दीवार तो नहीं बनाएगा ना, दीवार को पूरी जिंदगी भर बनवाए रखेगा। एक होता है बनाना और एक होता है बनाए रखना, दो अलग अलग चीजें। ठीक है, समझ में आ गया। तो बेटा जी एक है निर्माण, किसी चीज को निर्मित करना, और एक है बनाए रखना। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। निर्माण को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन। ठीक है, और बनाए रखने को मेंटेनेंस, मेंटेन करना, दो अलग अलग चीज है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, हमारी जिंदगी का निर्माण किसने किया, हमारे माता पिता ने, लेकिन उस जिंदगी को जी कौन रहे हैं, बनाए कौन रख रहा है हमारी जिंदगी को, हम, है ना। निर्माण हमारे माता पिता ने किया, लेकिन बना कौन रखा है, हमारी जिंदगी को कौन बना रहा है, हम खुद ही तो तय कर रहे हैं अपनी जिंदगी को, है ना। तो बस वही चीज है। अब आप बोलेंगे ये कहां से आ गया सर मजदूर, और ये क्यों लेकर आ रहे हो, सिर्फ समझना, देखना। देखिए हमने बोला कि मासिक चक्र में ये अंतः गर्भाशय भित्ति जो है ये टूटेगी, क्यों टूटेगी अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन टूट गई है। अब बनाने का काम कौन करेगा, ध्यान से सुनना। जब ये टूट जाएगी तो इसको वापस से निर्मित करने का काम बनाती कौन है, निर्माण कौन करती है, ध्यान से सुनना। तो एक मादा के अंदर दो हार्मोन होते हैं, आपने सुना होगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, नाम सुना है ना। तो बेटा जी ये जो एंडोमेट्रियम जो होती है, जब ये एक मासिक चक्र या मासिक धर्म के दौरान टूटती है, टूटने के बाद जब ये वापस बनाई जाएगी तो कौन बनाएगा, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन या ईस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन या ईस्ट्रोजन एक ही चीज है, वो हार्मोन है जो क्या करेगा, जब टूटेगी ना, टूट जाएगी तो उसका निर्माण करता है। कौन बेटा जी, एस्ट्रोजन। मीनिंग समझ में आया, फिर से बोलूं कि जरा सोचिए, एस्ट्रोजन क्या कर रहा था, जब दीवार टूट गई थी, एंडोमेट्रियम टूट गई थी, तो एंडोमेट्रियम को पुनः वापस से निर्मित कर रहा था, कौन, एस्ट्रोजन। ठीक है, अब जरा सोचिए, एस्ट्रोजन ने तो बना दिया, दीवार बन गई, अब उस दीवार को बनाए रखेगा, वो दीवार बनी रहेगी, लंबे समय तक टिकी रहेगी, और वो बनाए रखने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन।
आप में से कई बच्चों को ये चीज अभी शायद समझ में नहीं आ रही होगी, तो टेंशन मत लेना, अभी सिर्फ इतना सा याद रखना, एक मादा के अंदर दो लैंगिक हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है, जिसमें से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कार्य मैंने आपको बताया क्या, कि जब मासिक चक्र होता है जिसमें ये टूटती है, कौन टूटती है बेटा जी, जरा दिमाग लगाएं, कौन टूटती है, एंडोमेट्रियम टूटती है। क्यों टूटती है ये नहीं बताया, बस ये बता रहा हूं, टूटती है, टूटने के बाद वापस बनती है। यानी इस एंडोमेट्रियम में, अंत गर्भाशय भित्ति में या गर्भाशय अंत स्तर में कहीं ना कहीं चक्रीय परिवर्तन आ रहे, चक्र के रूप में परिवर्तन आ रहे, टूट रही है, बन रही है, टूट रही है, बन रही है, टूट रही है, बन रही है। तो टूट क्यों रही है वो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताया कि टूटने के बाद उसे बनाएगा कौन, कौन, एस्ट्रोजन, और बनाने के बाद उसको बनाए रखेगा कौन, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन ने तो फटाफट बना दी, अब बनाने के बाद लगभग 12 से 15 दिन तक उसको बनवाए रखेगा कौन, बनवाए रखेगा, प्रोजेस्टेरोन। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना, थोड़ा सा। मजदूर ने दीवार बनाई, मैंने बनाए रखी, अब जरा सोचिए, मैं अगर नहीं रहूंगा, मकान मालिक नहीं रहेगा, मैं अगर नहीं रखूंगा, मैं अगर नहीं रहूंगा, मकान मालिक नहीं रहेगा, तो वो घर खंडर हो जाएगा, उसकी दीवारें जर्जर हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, टूट जाएंगी। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर सोचिएगा, ये मैंने नहीं बताया कि टूटती क्यों है, लेकिन ये आप दिमाग लगा सकते हैं कि टूट कैसे रही है, कौन है, किसकी कमी हो गई जिसके कारण ये टूट रही है। सोचिए किसके कारण टूट रही है, सोचिए। एक मादा के अंदर अगर ये प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाए, एस्ट्रोजन के भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेन कौन, मकान मालिक, कौन, प्रोजेस्टेरोन, अगर इसका स्तर हो जाए कम, तो दीवार बनी रहेगी कि टूट जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। अब बात आ रही है, प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है, ये टूट जाती है, टूटने के बाद फिर वापस से बनाता है कौन, एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन बनाने के बाद फिर प्रोजेस्टेरोन उसको बनाए रखता है, फिर जब प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है फिर टूट जाती है, फिर बनाया जाएगा, बनाए रखना पड़ेगा, फिर तोड़ दिया जाएगा। अब ये जो चक्रीय परिवर्तन आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, एंडोमेट्रियम में आ रहे हैं। फाइनली आप पूछेंगे क्यों हो रहा है ये, जब आएगा ना आर्तव चक्र तब बताऊंगा, ठीक है। अभी बस इतना सा तसल्ली रखिएगा, एंडोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना, ठीक है। तो ये बेटा जी हमारा खत्म हुआ है क्या, गर्भाशय, ठीक है, और साथ ही साथ योनि भी, और साथ ही साथ सहायक नलिकाएं भी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं किसकी, भग यानी वल्वा, जो क्या कहलाती है, मादा बाह्य जननेंद्रिय, इसको हम पढ़ने वाले हैं, जरा जल्दी से खत्म करते हैं। मादा बाह्य जननेंद्रिय, जिसको हम क्या बोलते हैं, भग या वल्वा, ठीक है। अब ये किस किस चीज से बना हुआ है, ध्यान से सुनना बेटा जी, ये कई सारे भागों से बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला भाग जो होता है, सबसे पहली संरचना जिसे हम बोलते हैं जग्न शैल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। ये जग्न शैल, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, जग्न शैल, ठीक है। अब इस क्षेत्र में ध्यान से सुनना, सबसे पहला भाग बाह्य जननेंद्रिय का, इसमें दो चीजें आपने याद रखनी है। एक तो यहां पर वसीय ऊतक मिल रहे हैं, वसीय ऊतक यानी वसा मिल रही है, वसा, फैट मिल रही है इस जगह पर, ठीक है, और कुछ रोम मिल रहे हैं, लैंगिक रोम या लैंगिक बाल मिल रहे हैं यहाँ पर इस जगह पर, किसमें, मादा बाह्य जननेंद्रिय का पहला भाग कौन सा, मॉन्स प्यूबिस जग्न शैल, बस इतनी सी बात, पहला, ठीक है। दूसरा, अब इस बाह्य भाग कौन सा, मॉन्स प्यूबिस जग्न शैल, बस इतनी सी बात, पहला, ठीक है। दूसरा, अब इस बाह्य जननेंद्रिय में, मादा बाह्य जननेंद्रिय में, ध्यान से सुनना बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, देखिए
ये जो मादा बाह्य जननेंद्रिय है, इसमें त्वचा के दो फोल्ड मिलते हैं। फोल्ड का मतलब समझ में आता है, जैसे स्किन होती है ना, स्किन, स्किन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्किन को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वचा। ये त्वचा जब घूम जाती है इस तरीके से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फोल्ड। इतनी तो अंग्रेजी समझ में आती है ना, फोल्ड, फोल्ड मतलब घूम जाना, ठीक है। तो हमने बोला यहां पर दूसरी चीज क्या, कि त्वचा के दो घुमाव मिल रहे हैं, दो फोल्ड मिल रहे हैं। ठीक है, और उन फोल्ड को, उन घुमावों को क्या बोला जाता है, प्रकोष्ठ। उनको क्या बोला जाता है, भगोष्ठ। क्या बोलते हैं, भगोष्ठ। लेबिया बोलते हैं इंग्लिश में, लेबिया बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं भगोष्ठ। ठीक है, अब ये जो दो भगोष्ठ हैं वो किस तरीके से देखिएगा बेटा, एक ये भगोष्ठ है और एक ये भगोष्ठ है, ये वाला, एक ये है इस तरीके से, ठीक है, और ये तो पहला भगोष्ठ है जो बाहर है। इसी भगोष्ठ के अंदर दो भगोष्ठ और है, मतलब कुल मिलाकर दो फोल्ड मिल रहे हैं, दो। एक इस तरीके से समझना, एक तो ये है, एक इसी के अंदर त्वचा का एक और फोल्ड मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कहने वाली बात थी, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से क्या मिल रहे हैं बेटा जी, फोल्ड मिल रहे हैं किसके, स्किन के, त्वचा के, जिनको हम क्या बोलते हैं, भगोष्ठ। अब जरा सोचिए, दिमाग लगाएं, देखिए इधर, ये वाला जो है, जो अंदर की तरफ है, ये वाला, ये है बेटा कहां, अंदर की तरफ, और ये वाले जो हैं ये कहां मिल रहा है, बाहर की तरफ मिल रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने वाली बात थी, मेरे ख्याल से इतनी सी बात तो समझ में आई हो गई होगी आपको, कि कुल मिलाकर दो भगोष्ठ मिल रहे हैं यहां पर। ठीक है, अब इनमें से एक भगोष्ठ कहला रहा है वृद्ध भगोष्ठ, और एक कहला रहा है लघु भगोष्ठ। इतना तो कॉमन सेंस लगाते हैं, लघु का मतलब छोटा, वृद्ध का मतलब बड़ा। तो ये वाला जो होएगा, ये क्या कहलाएगा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी लेबिया मेजोरा, और इसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ये है बड़ा वाला वृद्ध भगोष्ठ, और ये वाला जो है अंदर की तरफ जो है वो क्या कह रहा है, लघु भगोष्ठ। ठीक है, सिंपल सा था, समझ में आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं था। चलें आगे। अब आगे ध्यान से सुनना बेटा, जहां पर ये दो वृद्ध भगोष्ठ, मतलब मैं बोलूंगा जहां पर ये जो वृद्ध भगोष्ठ थे, बड़े त्वचा के जो फोल्ड जो थे वो ऊपर, जहां पर वो जो त्वचा के जो फोल्ड जहां पर ऊपर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वहां पर ध्यान से देखना, वहां पर एक संरचना, यहां पर एक संरचना मिलती है, ध्यान से सुनना। इस संरचना को बोला जाता है क्लाइटोरिस। ये जो संरचना है ये वाली, ठीक है, कहां पर, जहां पर ये वृद्ध भगोष्ठ
का ऊपर से मिलान होता है, जहां पर वृग प्रकोष्ठ की ये जो दो आवरण थे, ये दोनों जहां ऊपर से एक दूसरे से जुड़ते हैं, वहां पर एक उत्तेजनशील संरचना मिलती है और उस संरचना को बोला जाता है, याद रखना, भग शेफ, जिसे हम इंग्लिश में क्लाइटोरिस बोलते हैं। अब जरा सोच समझकर मुझे बताना, नर में कोई उत्तेजनशील संरचना थी जिसमें उठान हो रहा था संभोग प्रक्रिया के दौरान, था ना? कौन? शिशन ना? बिल्कुल शिशन के जैसी ही ये एक उठानशील या उत्तेजनशील या उद्घर्षणशील संरचना है जिसका नाम है भगशैफ यानी क्लाइटोरिस। ठीक है, जो कहां पर मिल रही है? जहां पर वृद्ध बगोष्ठ का ऊपरी मिलान होता है। सिंपल, कंफ्यूजन तो नहीं है? चले तो बेटा जी, हमने यहां पर सबसे पहले जग्नशैल देखा, फिर उसके बाद हमने भगोष्ठ देख लिए हैं। अब फाइनली तीसरा और लास्ट भाग ध्यान से देखना, ये जो लघु भगोष्ठ आपको दिख रहा है, लघु भगोष्ठ, इस लघु भगोष्ठ के अंदर दो छिद्र हैं, एक ये और एक ये, लोकल होना वो तो। ठीक है, जो ऊपर की तरफ ये जो छिद्र जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं मूत्र द्वार, और जो नीचे की तरफ ये जो छिद्र दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं योनि द्वार। ठीक है, समझ में आ गया? एक मूत्र द्वार है और एक ये योनि द्वार है। अब ये जो दोनों छिद्र जो हैं, ये कहां मिल रहे हैं? जरा सोचिए, लघु भगोष्ठ के अंदर मिल रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र जो होता है ना, ये क्षेत्र जो किसके अंदर मिल रहा है? ध्यान से सुनना, लघु भगोष्ठ के अंदर, ध्यान से सुनना, लघु भगोष्ठ के अंदर जो क्षेत्र मिल रहा है, लघु भगोष्ठ के अंदर जो क्षेत्र मिल रहा है, उससे हम बोलते हैं प्रकोष्ठ। क्या बोलते हैं? प्रकोष्ठ, वेस्टिब्यूल। और इस प्रकोष्ठ में दो छिद्र मिल रहे हैं, एक है योनि द्वार और एक है मूत्र द्वार। अब जरा सोचिए, योनि द्वार ये वो छिद्र है जहां पर एक मादा संभोग प्रक्रिया के दौरान एक नर के बाह्य जननेंद्रिय यानी शिशन को ग्रहण करती है, यहां पर। ठीक है, और नर जो है अपने शिशन के द्वारा संभोग प्रक्रिया के दौरान इस योनि छिद्र से अपने वीर्य को यहां पर इस छिद्र के अंदर क्या कर देता है? वीर्य सेचन कर देता है। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? संभोग प्रक्रिया, कॉइटस बोलते हैं उसको। ठीक है, अब जरा मैथुन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, अब बात आ रही है, ये जो छिद्र जो है, वेजाइना या योनि द्वार जो है, ये जनन से संबंधित है कि उत्सर्जन से संबंधित है? सोचिए, आप बोलेंगे सर ये छिद्र जो होएगा ये तो जनन से संबंधित, लेकिन जरा सोचिए, ये ऊपर मूत्र द्वार जो होएगा ये किससे संबंधित है? ये तो उत्सर्जन से संबंधित है। अब थोड़ा सा सोचिए, कॉमन सेंस लगाएं, उत्सर्जन तंत्र का छिद्र अलग है, जनन तंत्र के लिए अलग छिद्र है। अब यही चीज अगर नर में बात करें, जनन और उत्सर्जन दोनों एक ही नलिका से होते हुए, एक ही छिद्र से होते हुए आ रहे थे, याद करिए। शिशन से ही मूत्र द्वार जो था, उसी मूत्र द्वार से जरा सोचिए, कहीं ना कहीं वीर्य भी आ रहा था और वीर्य जनन से संबंधित था। तो याद रखना क्या कि मूत्र नलिका और जनन नलिका नर में समान थी, जिसे हमने मूत्र मार्ग बोला था, याद आ रहा है? लेकिन यहां पर बेटा जी उत्सर्जन तंत्र की नलिका और जनन तंत्र की नलिका अलग रहेंगी। किसमें? मादा में। भूल मत जाना, दोनों के छिद्र अलग अलग है, दोनों तंत्र अलग अलग है। यहाँ पर जनन तंत्र का अलग छिद्र है, उत्सर्जन तंत्र का अलग छिद्र है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। बस इतना सा ही था क्या बेटा जी? यहाँ पर हमारा क्या मादा का कौन सा? ये
बाह्य जननेंद्री। आई होप इसमें सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ बेटा जी हम लोगों ने यहाँ पर समाप्त किया है मादा जनन तंत्र में क्या, बाह्य जननेंद्री। अब जरा सोचिए, एक बार रिवाइज करने से पहले एक बार फटाफट सोचिए कि हम मादा जनन तंत्र में क्या क्या पढ़ चुके हैं। एक जोड़ी अंडाशय पढ़ लिया, सहायक नलिका पूरी हो गई, बाह्य जननेंद्री पूरी हो गई है, बस बची है क्या बेटा जी यहाँ पर, भूल मत जाना, क्या, सहायक ग्रंथि। अब वो सहायक ग्रंथि जो है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, दो बताऊंगा। एक हमारी बुक में दे रखी होती है क्या, स्तन ग्रंथि, वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। एक और ग्रंथि मैं आपको बताऊंगा, बार्थोलिन ग्रंथि, वो कहाँ होगी। अभी अभी जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया था बाह्य जननेंद्रिय का, उसमें योनि द्वार दिखाई दिया था, उस योनि द्वार के साइड में दो क्या मिलेंगी, बार्थोलिन ग्रंथि। टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आज जो हमने पढ़ा एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते बेटा जी। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हमने सबसे पहले किसकी बात करी बेटा जी, यहाँ पर गर्भाशय की, ठीक है। हमने बात करी गर्भाशय जो है वो एक उल्टी नाशपति की आकृति की एक संरचना है। ये गर्भाशय जो है 3 भागों से बना हुआ था, ऊपर क्या था, फंडस, फिर सबसे बड़ा काय, फिर नीचे छोटा सा ग्रीवा जो जाकर खुल रहा था किसमें, योनि में। हमने बात करी ये गर्भाशय जो है ये 3 स्तरों से स्तरित है। सबसे बाहर परिगर्भाशय भित्ति जो सुरक्षा दे रही थी, फिर उसके बीच में सबसे मोटी कौन, मध्य गर्भाशय भित्ति या गर्भाशय पेशी स्तर जो बनी हुई है किससे, मांसपेशियों से, जो प्रसव के दौरान, प्रसव का मतलब होता है जो गर्भकाल का अंतिम समय जो होता है, याद रखना गर्भकाल 9 महीने का जो आखिरी समय होता है उसे हम बोलते हैं प्रसव, ठीक है। उस समय गर्भाशय में संकुचन होता है जिससे बच्चा बाहर आता है। अब बाहर किससे आएगा, ग्रीवा नाल से और योनि से होता हुआ। तो वो ग्रीवा की नाल और योनि की नाल मिलकर क्या कहला रही है, जन्म नाल, याद रखना, बर्थ के नाल, भूलना मत। फिर हमने बात करी सबसे अंदर वाली अंत्य गर्भाशय भित्ति, और ये मैंने आपको बताया कि अंत्य गर्भाशय जो भित्ति होती है ये इसमें चक्रीय परिवर्तन आते हैं। जब एक मादा में मासिक चक्र चालू हो जाता है, आर्तव चक्र चालू हो जाता है, तो ये अंत्य गर्भाशय भित्ति यानी एंडोमेट्रियम जो अत्यधिक संवहनीय थी, जिसमें रक्त नलिकाएं थी, ये टूटती है, बनती है, टूटती है, बनती है। एक मासिक चक्र में टूटेगी भी, बनेगी भी, फिर नेक्स्ट मासिक चक्र में टूटेगी, बनेगी, फिर नेक्स्ट मासिक चक्र में, नेक्स्ट आर्तव चक्र में टूटेगी, बनेगी, फिर वापस से अगले आर्तव चक्र में टूटेगी, बनेगी। यानी चक्रीय क्या आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, किसमें, एंडोमेट्रियम में। मैंने बताया ये अंत्य गर्भाशय भित्ति टूट क्यों रही है, टूट क्यों रही है ये नहीं बताया, किसके कारण टूट रही है, किसके कारण बन रही है, कौन बनाए रख रहा है, ये मैंने आपको बताया। एस्ट्रोजन बनवाता है, प्रोजेस्ट्रॉन बनाए रखता है, प्रोजेस्ट्रॉन का स्तर कम हो जाता है तो वापस से टूट जाती है, फिर वापस से एस्ट्रोजन बनाता है, फिर प्रोजेस्ट्रॉन बनवाए रखता है, फिर प्रोजेस्ट्रॉन का स्तर कम हो जाता है, फिर वो वापस से टूट जाती है। ये तो समझ में आ गया कि टूट किसके कारण रही है, बन किसके कारण रही है, और बनवाए कौन रख रहा था, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये क्यों हो रहा था ये आएगा जब पढ़ेंगे क्या, आर्तव चक्र। ये हमने पढ़ा गर्भाशय, योनि, सहायक नलिका। फिर हमने बात करी लास्ट में बाह्य जननेंद्रिय, जिसके 3 भाग मैंने आपको बताया सिंपल से, क्या बेटा, जग्नशैल जिसमें वसीय ऊतक था और रोम मिल रहे थे। फिर हमने बात करी क्या, हमने बात करी मांसपेशियों के या त्वचा के 2 फोल्ड मिल रहे थे जिनको हमने बोला भगोष्ठ, एक वृद्ध भगोष्ठ और एक लघु भगोष्ठ। वृद्ध भगोष्ठ जो होता है, वृद्ध भगोष्ठ जहां पर ऊपरी मिलान होता है, वहां पर क्या मिलती है, एक उत्तेजनशील संरचना होती है जिसका नाम क्या था, क्लाइटोरिस या भक्षैफ, ठीक है। और जो लघु भगोष्ठ था उसके अंदर का जो क्षेत्र था क्या कहला रहा था, प्रकोष्ठ, जिसके अंदर 2 क्षेत्र थे, एक मूत्र द्वार और एक योनि द्वार, ठीक है। अब जब अगला लेक्चर होएगा तो वहां पर मैं आपको एक और संरचना बताऊंगा जो अभी हमने आज नहीं पढ़ी है, क्योंकि वो बतानी डिटेल में जरूरी है। क्या, योनि द्वार जो होता है ना, उसी योनि द्वार के साइड में 2 ग्रंथियां तो बताऊंगा ही बताऊंगा, उस योनि द्वार के ऊपर एक आवरण भी मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, योनि छद बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी समय हुआ है किस चीज का बेटा जी, क्विज का। रेडी हो जाइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है, इनमें से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है, शुक्राशय, तुम्बिका, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, कौन सी इनमें से सहायक ग्रंथि नहीं है, किसकी, नर की।
दूसरा प्रश्न, अंत्य स्तर यानी अंत्य गर्भाशय भित्ति स्तर यानी एंडोमेट्रियम का सुधार किसके कारण होता है? सुधार का मतलब जब कोई चीज खत्म हो जाएगी तो उसको वापस से सुधारा जाएगा, बनाया जाएगा। तो कौन है जो इसमें से बनवाता है? एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच, कौन सा हार्मोन है जो बनवाता है? चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था, इनमें से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है? देखिए शुक्राशय नर सहायक ग्रंथि है, प्रोस्टेट भी है, बल्बो यूरेथ्रल भी है, कौन नहीं है? तुम्बिका किसका भाग है? फैलोपियन नलिका का। सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है। दूसरा, अंत्य स्तर जो है उसका सुधार कौन कर रहा है, यानी उसका निर्माण कौन कर रहा है? बताया था ना आपको, कौन? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन सुधार करता है और उसको बनवाए रखने का कार्य कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। जरूर याद रखना, भूल मत जाना, बाद में आएगा। ठीक है। तो ये सिंपल से आज का क्विज था। अब आज का ये होमवर्क बेटा जी, सिंपल से 3 प्रश्न जरूर करने हैं, किसी भी हालत में करने हैं। सभी बैचेस के बच्चे करते हैं, आप भी कृपया करके किया करें प्रश्नों को। ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होएगा उसमें हम किसकी बात करेंगे, जरा सोचिए। ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, युग्मक जनन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ मादा जनन तंत्र में जो स्तन ग्रंथियां हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।